नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में प्रोग्रामिंग के। और इस वाले वीडियो में हम जानेंगे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के बारे में, और डिटेल्स में विस्तार से चर्चा करेंगे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, उनका यूज किस तरीके से होता है और कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं समय ना गवाते हुए। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले है आपका टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। एक्चुअली ये पूरा वीडियो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर है, लेकिन अ, पिछला जो वीडियो वीडियो था उसको रिवाइज करने के लिए हम एक बार देख लेते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनकी सहायता से हम जो भी वेरिएबल या जो भी कॉन्स्टेंट्स या जो भी वैल्यूज हम यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, उनको सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। उनके टाइप को हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। हमें प्रोग्रामिंग को बताना होता है कि हम किस प्रकार का डेटा यूज करने वाले हैं। वो डेटा इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, और डबल डेटा टाइप भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने डेटा टाइप्स वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप्स हमारे कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो जो डेटा टाइप्स हमारे नॉर्मली जो मैंने पहले इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो मैंने काफी सारे बताए थे। जैसे सॉर्ट के कई सारे वेरिएंट बताए थे मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ जो ये चार डेटा टाइप दिए गए हैं, ये वो डेटा टाइप हैं जो मेनली प्रोग्राम में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि इंट है, ठीक है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो डेटा टाइप्स हैं वो हैं। जैसे कि इंट, इंट यहाँ पे दिया हुआ है कितने बाइट का है ये, 2 और 4 बाइट का। मैंने वहां बताया था आपको, शॉर्ट इंट 2 बाइट का होता है, नॉर्मल अनसाइंड इंट 4 बाइट का होता है। ठीक है, इसी तरह फ्लोट 4 बाइट कंज्यूम करता है मेमोरी में। ठीक, और कैरेक्टर 1 बाइट कंज्यूम करता है, डबल 8 बाइट्स कंज्यूम करता है। ठीक है, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन डिक्लेयर करने से पहले, मतलब सॉरी, डिक्लेयर करने के लिए उसका जो सिंटैक्स है वो क्या होता है, यानी कि सिंटैक्स मतलब मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि प्रोग्रामिंग में दो चीजें बहुत मेन होती हैं, एक तो सिंटैक्स और सीमेंटिक्स। सिंटैक्स यानी कि उसको, इंस्ट्रक्शन को लिखने का तरीका, द वे ऑफ राइटिंग द इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन हम लिख रहे हैं उसको किस तरीके से लिखा जाएगा जिससे प्रोग्रामिंग को, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज है या जो प्रोग्रामिंग का कंपाइलर है उसको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स में हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो, पहले डेटा टाइप लिखते हैं कि किस टाइप का डेटा है, और उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेमिंग के रूल्स और कांस्टेंट और वेरिएबल नेमिंग के रूल्स भी मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। आप वो वाला प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का। इसके बाद एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या है, एंड, और फिर हमने जैसे बेसिक सैलरी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो बेसिक सैलरी और सेमी कॉलन। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने इंट जो है, यानी कि डेटा टाइप जो है, वो किस तरीके से लिखा है, वो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। और जो बेसिक सैलरी है वो हमने लिखी है कैमल केस में, यानी कि पहला लेटर जो है वो स्मॉल, फिर बीच वाला एक लेटर कैपिटल। ठीक है, तो ये एक नेमिंग कन्वेंशन होता है कि मैंने पहले ही वेरिएबल नेमिंग में बताया था कि नेम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे आपको देखकर पता चले कि हाँ ये वेरिएबल क्या काम कर रहा है, क्या वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, और एंट जो है, एंट मैंने कीवर्ड, प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में तो मैं कीवर्ड्स के बारे में बताया था कि कुछ कीवर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व रहते हैं प्रोग्रामिंग के पास, जिनका मीन हम नहीं बदल सकते। वो जिस काम के लिए है वो वही काम करेंगे। जैसे इंट जो है, यहाँ पे इंट कीवर्ड, ये इंट कीवर्ड इंटीजर डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। और इसको लिखने का तरीका इनको यही है कि इसे स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो सब की सब केस सेंसिटिव होती हैं। और ये पहले से डिक्लेयर्ड है, डिफाइंड है कि डेटा टाइप हो या कोई फंक्शन नेम हो, आगे हम कुछ फंक्शन नेम्स भी देखेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शन के इंस्ट्रक्शन के रूप में, तो वहां भी ये डिफाइंड है कि हम इनको स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। ठीक है,
समझ गए? ठीक है, अब देखो सिंटेक्स बताया था, दूसरा मैंने बताया था सीमेंटिक्स, यानी कि उसका पर्पज क्या है, क्यों हम लिख रहे हैं। तो इसका पर्पज ये है कि हमने एक बेसिक सैलरी नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है जो कि कैसा है, इंटीजर टाइप का, यानी कि वो केवल और केवल इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा, होल इंटीजर वैल्यू, यानी कि उसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होगा। जैसे मान लो हम लिखे हैं कि मान लो 500 रुपए 50 पैसे, कुछ इस तरह का नहीं होगा। वो पूरी की पूरी जो वैल्यू लेगा वो केवल होल इंटीजर में ही, होल नंबर में, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन उसमें नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट लेसन पे, डिक्लेयरिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट और वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है, तो देखो ये तो कांस्टेंट डिक्लेयर करने का तरीका है, जो ऊपर सिंटेक्स था सेम सिंटेक्स है, डेटा टाइप, कांस्टेंट नेम और उसकी वैल्यू, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जब कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू हम उसी समय डिफाइन कर देते हैं जब उसको डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा इंट x इक्वल टू 10, यानी कि अब x की वैल्यू हमेशा 10 रहेगी, जहां भी x यूज होगा उसकी वैल्यू 10 ही रहेगी। यानी कि ये कैसा हो गया, ये जो है मतलब ये क्या है कि ये कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, ये जो है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ये इंट x इक्वल टू 10, ये जो है ये फिक्स हो गई x की वैल्यू, यानी कि 10 हो गई। ठीक है, अब यहां आ जाओ इंट बेसिक सैलरी, लेकिन इसके सामने हमने कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं की। क्यों? क्योंकि बेसिक सैलरी जो है वो वेरिएबल वैल्यू है। ठीक है, सैलरी जो है वो हर किसी की फिक्स नहीं होती कि सबकी बराबर हो। बेसिक सैलरी सैलरी वेरिएबल होती है, यानी कि वो चेंज हो सकती है पर्सन टू पर्सन, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय बेसिक सैलरी चेंज होती है। इसीलिए बेसिक सैलरी को एज ए वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा, और जो वैल्यू फिक्स्ड रहती है उनको हम एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो और कांस्टेंट और वेरिएबल की डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताती थी कि एक्चुअली ये नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है जो किसी वैल्यू को स्टोर करती है। यानी कि एक्स जो है वो यहाँ पे क्या है, ये एक मेमोरी लोकेशन है जहां 10 स्टोर होगा। इसी तरह वेरिएबल में ये एक मेमोरी लोकेशन बन गई बेसिक सैलरी, जो किसी भी वैल्यू को स्टोर करेगी, किसी भी वेरिएबल वैल्यू को। यानी कि मान लो कभी 10,000 स्टोर कर रही है, कभी 25,000 स्टोर कर रही है, कभी 50,000, कभी 5,000। जो पर्सन टू पर्सन है, जो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, ये वेरी होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए तुम्हारे टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, देखो और हमारी नेक्स्ट मिनट की स्लाइड में क्या है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यानी कि जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। ठीक, इससे पहले हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में, और उससे पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि इस वीडियो में मैंने उसका रिवीजन करा दिया आपको। ठीक है, हमने रिवीजन किया उसका। अब हम आगे चलते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस पे। ठीक, तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली यूज क्यों होते हैं, इनका काम क्या होता है समझो। ये वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनकी सहायता से जो यूजर है और जो प्रोग्राम है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि यूजर इनपुट देता है, प्रोग्राम हमें उसका आउटपुट देता है। ठीक है, तो इसीलिए इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस का यूज हम करते हैं। ठीक है, अब ये होते कौन से हैं, सबसे पहले प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन, यानी कि इसका काम होता है आप जो भी स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं, यानी जो भी डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। ठीक है, दूसरा होता है स्कैनफ, इसको इनपुट फंक्शन बोलते हैं, यानी कि ये रीड करता है आपके द्वारा दिए गए इनपुट को। आप जो भी इनपुट दोगे कीबोर्ड से उसको रीड करने का काम किसका होता है, स्कैनफ का। ठीक है, दोनों काम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले देखो दोनों डिफाइंड इन stdio.h, डिफाइंड इन stdio.h, दोनों ही जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नाम की हेडर फाइल में स्टोर होते हैं। अब हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल समझ लो एक लाइब्रेरी की तरह होती है, जहां जो भी फंक्शन हम यूज करने वाले हैं प्रोग्रामिंग में, उन फंक्शंस की डेफिनेशन होती है कि वो फंक्शंस करेंगे क्या। यानी कि प्रिंटफ क्या करेगा और स्कैनफ क्या करेगा, ये बताने वाली कौन सी फाइल है, stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट
हेडर फाइल होती है। ठीक है, प्रिंट एफ का जो बेसिक पर्पज होता है वो क्या होता है, सेंड्स आउटपुट टू द स्क्रीन, यानी कि जो आउटपुट है उसको स्क्रीन पे सेंड करना, यानी कि स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। इसी तरह स्कैनएप का काम क्या है, रीड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से जो इनपुट है उसको रीड करना। ठीक, सपोर्ट्स फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर को सपोर्ट करता है, यानी कि हम सपोर्ट प्रिंट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसका यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी जरूरत कैसी है, हमें स्पेसिफायर की जरूरत है या नहीं। अगर नहीं है तो कंपलसरी नहीं है प्रिंट टाइप में फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना, लेकिन यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि जब हम कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करते हैं तो स्कैनअप के लिए जरूरी होता है पता करना कि आप किस तरह की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, वो इंटीजर टाइप है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप है, कैरेक्टर टाइप है या डबल टाइप है। ठीक है, ये टेक्स्ट नंबर एक्सप्रेशन प्रिंट कर सकता है। ठीक है, और इसके लिए क्या जरूरी होता है, रिक्वायर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, यानी कि जो भी हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं वो किस मेमोरी लोकेशन पे, किस एड्रेस पे जाके स्टोर हो रही हैं, इसके लिए स्कैनएफ को इस M% यानी कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये प्रिंट एफ और स्कैनएफ की बेसिक डेफिनेशन हो गई। आगे हम इनके यूज भी देखेंगे, यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम केवल प्रिंट एफ का यूज देखेंगे, स्कैनएफ हम आगे वाले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि स्कैनएफ का यूज हम कैसे कर सकते हैं। यहां हम देखेंगे आगे कि प्रिंट एफ का यूज कितने तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब प्रिंट एफ का यूज सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करने के लिए, स्ट्रिंग यानी कोई एक मैसेज डिस्प्ले करना है तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट एफ का यूज किस तरीके से करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर, ठीक है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम जो भी कुछ टाइप करेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। आगे वीडियो में मैं आपको इसका डेमो भी दिखाऊंगा कि प्रिंट एफ काम किस तरीके से करता है, किस तरीके से ये स्क्रीन पे जो वैल्यूज हैं जो मैसेज है उनको डिस्प्ले करता है, उनको प्रिंट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये है, ये देखो सबसे पहले हमने हेडर फाइल लगाई है। हेडर फाइल क्यों लगाई है, ताकि जो कंपाइलर है यानी कि जो सी कंपाइलर है उसको ये पता चले कि ये प्रिंट एफ काम क्या कर रहा है भाई। ठीक है, इसका काम क्या है, क्यों ये यूज किया गया है यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ मिलेगी। ठीक, अब ये है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से शुरू होता है, मेन से। ठीक है, जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो मेन से शुरू होता है, इसीलिए सबसे पहले मेन फंक्शन को यूज किया जाता है, इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है। ठीक है, ये मेन की डेफिनेशन है पूरी। यहाँ से मेन का जो ये करली ब्रेसेस, ओपनिंग करली ब्रेसेस है, यहाँ से मेन की बॉडी शुरू हो रही है। बॉडी में सबसे पहले काम हमने क्या किया, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, यानी कि हमने केवल कंपाइलर को क्या इंस्ट्रक्ट किया, यानी कि मेन फंक्शन को मान लो, मेन फंक्शन को हमने क्या इंस्ट्रक्ट किया कि केवल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। उसके बाद हमने लिखा रिटर्न 0, देन करली ब्रेस, क्लोजिंग करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस क्लोज कर दिया, यानी कि ये हमारी मेन फंक्शन की पूरी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये हमारे मेन फंक्शन की पूरी डेफिनेशन हो गई, यानी कि ये हमारा पूरा पूरा एक प्रोग्राम बन गया छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक तो ये इंट और ये रिटर्न, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये क्यों लगाया हुआ है इंट। इसका मतलब है ये जो मेन फंक्शन है वो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो है, मैक है या लाइनक्स है, ठीक है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने पर, सक्सेसफुल रन होने पर एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 0 होती है बाय डिफॉल्ट। तो इसीलिए हम यहाँ पे रिटर्न 0 करते हैं, यानी कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर गया। अब आपके दिमाग में आएगा अगर यहाँ रिटर्न 1 लगा दें तो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न 1 लगाने पर भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा इस प्रोग्राम में, ये एग्जैक्टली वही रिजल्ट देगा जो रिटर्न 0 पे दे रहा है। डिफरेंस कहाँ आता है, जब ये प्रोग्राम्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अभी ये प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस वहां आता है जब कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर पैकेज बनाते हैं, उसमें अलग अलग
प्रोग्राम्स होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि एक प्रोग्राम ए है, एक प्रोग्राम बी है। तो इस रिटर्न जीरो का मतलब ये है कि अगर प्रोग्राम ए ने रिटर्न जीरो दिया है तो उसका मतलब ये है कि प्रोग्राम बी को ये पता चल जाएगा कि भाई यहाँ ए प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, अब आगे का काम मुझे करना है। ठीक है, अगर रिटर्न वन आया इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम ए ने रिटर्न वन दिया है, यानी कि कोई एरर है, तो अभी मुझे रुकना है, मुझे काम नहीं करना है। ये प्रोग्राम बी के लिए इंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन जब तक ये प्रोग्राम आपस में कनेक्टेड नहीं है, आपको रिटर्न जीरो ही यूज करना है। ठीक है, हम जब भी कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे वहां रिटर्न जीरो ही लगाना है, कोई और वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है मेन फंक्शन के लिए। ठीक है, मेन फंक्शन के लिए कोई और वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है, केवल रिटर्न जीरो से ही काम चलाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रिंटफ का पहला यूज कि हम एक स्ट्रिंग कैसे डिस्प्ले करेंगे। ठीक, इसके बाद है वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू किस तरह डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अब देखो स्पेसिफायर यहाँ आ गए। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने पहले भी बताए थे आपको, फॉर्मेट स्पेसिफायर जब मैंने डेटा टाइप्स पढ़ाए थे आपको उस समय भी, और यहाँ भी मैंने दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। परसेंट डी इंटीजर के लिए, परसेंट एफ फ्लोट और डबल के लिए, परसेंट डी जो है परसेंट सॉरी परसेंट सी कैरेक्टर के लिए, परसेंट एस स्ट्रिंग के लिए, और परसेंट एल एफ डबल या लॉन्ग फ्लोट के लिए। ठीक है, परसेंट टू एफ भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ एक प्रोग्राम हमने बनाया, यहाँ की क्या किया हमने, एंड ए इक्वल टू 10। ठीक है, और प्रिंट एफ परसेंट डी किसका मॉडिफायर है, इंटीजर का, यानी कि ये प्रिंट एफ को बता रहा है कि ये जो एक ही वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं किस टाइप की है, परसेंट डी टाइप की, यानी कि इंटीजर टाइप की। ठीक है, और इसका सिंटेक्स ये लिखा हुआ है, प्रिंट एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग और वेरिएबल नेम। ठीक है, तो ये वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रिंट करानी है, वो डिस्प्ले करानी है, तो उसके लिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट तरीका देख लेते हैं कि प्रिंट स्ट्रिंग विद अ वेरिएबल वैल्यू। स्ट्रिंग और वेरिएबल वैल्यू दोनों को एक साथ प्रिंट कराना। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने स्ट्रिंग और वेरिएबल वैल्यू दोनों अलग अलग प्रिंट कराई थी। अब दोनों को एक साथ अगर प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे, प्रिंट लेबल, लेबल यानी कि वो स्ट्रिंग जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं, उसके बाद इक्वल टू, इक्वल टू की जगह आप कोई भी साइन लगा सकते हैं, कॉलन साइन लगा सकते हैं, डैश लगा सकते हैं, एरो लगा सकते हैं, कुछ भी जो प्रिंट कराना है आपको। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी कि परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी, परसेंट एल एफ। ठीक है, वो कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर आप जो जिस टाइप की वैल्यू है उसके हिसाब से फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाइए यहाँ पे, और वेरिएबल नहीं। ठीक है, जैसे उसी एग्जांपल में, पुराने वाले एग्जांपल में देखो हमने ए इक्वल टू 10 किया, और यहां हमने ए इक्वल टू परसेंट डी। इसका मतलब अब ये मैसेज में हमें क्लियर क्लियर दिखाई दे जाएगा कि ये जो ए की वैल्यू यानी कि जो 10 प्रिंट होगी वो किसकी वैल्यू होगी, एक वेरिएबल ए की, या ये कहें कि एक कांस्टेंट ए की वैल्यू 10 प्रिंट होगी। तो इस तरीके से हम जो है प्रिंटफ के साथ स्ट्रिंग और वेरिएबल वैल्यू दोनों ही प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, और आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों के साथ उनको भी अच्छी जानकारी मिले, उनको प्रोग्रामिंग इजी भाषा में सीखने को मिले, तो आप उनके साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल असाइनमेंट, यानी कि सारे जो ऑपरेटर्स हैं हम उनको पढ़ेंगे अगले आने वाले वीडियोस में। और चूंकि स्कैन एफ हमने इसमें ज्यादा कवर नहीं किया है, तो आगे आने वाले वीडियोस में हम स्कैन एफ भी कवर करें डिटेल में। ठीक है, अगर आपको कोई और टॉपिक, कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई है तो आप उसे कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है, प्लस हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
एक बात और कि क्योंकि ये जो सीरीज है वो मैं केवल एकेडमिक के लिए नहीं बना रहा, वो मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जहाँ पर प्रोग्रामिंग आती है कंपटीशन में, उनके लिए भी है, तो वो भी एंजॉय कर सकते हैं, वो भी यहाँ से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं अगर किसी के, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और मैं एवरी वीक अब कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक एमसीक्यू 20 से 25 क्वेश्चंस का लेके आया जाए, जिसमें हर तरह के बेसिक से लेकर जीरो से लेकर एडवांस तक, यानी कि बिल्कुल एकदम इजी से लेकर हार्डेस्ट तक उसमें एमसीक्यूज होंगे। तो आप वो भी देख सकते हैं, उसको एंजॉय कीजिए। ठीक है। और अपनी तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।